बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीडीएस स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। लास्ट टाइम अगर आपको कुछ याद हो गए, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस थे ना, साइक्लिक प्रोसेस थे जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी लर्न किए होंगे। लेकिन हमने अपने लेक्चर में भी इन चीज़ों को टच किया था कि ये प्रोसेस कौन से होते हैं। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, एसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। ये तमाम प्रोसेस जो है हमने एज डेफिनेशन कुछ ना कुछ टच किए थे, इसका कुछ मैकेनिज्म भी हमने समझने की कोशिश की थी। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वही सिंपल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। कि सिंपल इसका वन लाइन कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं, जस्ट इस चीज को समझ लें कि नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई भी ऐसा एक आपके पास सिलेंडर है, कोई ऐसा भी आपका इक्विपमेंट है जिसमें ना हीट इंटर हो ना लीव हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि इसका सिस्टम का जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम हम देते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। द सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड टू बी perfectly insulated। ये आइडियल केस होता है, perfectly insulated इसको कंसीडर करते हैं। In an adiabatic process, energy is transferred only as a work. The assumption of no heat transfer is very important since we can use the adiabatic approximation only in very rapid process, यानी कि जिसमें abrupt, quick, क्विंच जिसे भी कहते हैं, क्विक प्रोसेस होगा, उसमें ये अचीव हो सकता है। इन दीज रैपिड प्रोसेस देयर इज नॉट टफ टाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट टू टेक प्लेस टू और फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि इतना क्विक प्रोसेस होगा कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो एनर्जी को एज ए हीट या वो उसको ट्रांसफर करे। तो सिंपल यही उम्मीद है कि आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई होगी कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट सिस्टम में ना इंटर हो ना लीव हो। सिंपल ये आप कंसेप्ट ले लें। आगे इसकी मजीद एडियाबैटिक प्रोसेस का ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको याद हो, उसमें इंटरनल एनर्जी जो होती है Q माइनस डब्ल्यू है। वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी। नो हीट इज इंटर, हीट इंटर नहीं होगी, दैट मींस Q क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। दैट मींस कि इंटरनल एनर्जी जो होगा, जो इंटरनल चेंज होगी, जो भी होगा वो ऑल टू ऑल वर्क में चेंज होगा। इनके चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क हो जाएगा, क्योंकि नो हीट इंटर लीव द सिस्टम। तो ये इसमें बेसिक कंसेप्ट है। आगे इसकी मजीद क्या है कि एन adiabatic प्रोसेस इज वन इन विच नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय हीट बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ऑल थ्री वेरिएबल्स इन एन आइडियल गैस। अब थ्री वेरिएबल्स कौन से हैं? जैसे पी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग एन adiabatic प्रोसेस। मैंने कि ड्यूरिंग adiabatic प्रोसेस प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। Let's imagine an adiabatic gas process involving infinitesimal change in volume dV। यानी कि एक उसको कंप्रेस किया, उसका वॉल्यूम dV चेंज हुआ, उसके वो dV वॉल्यूम चेंज होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो चेंज होगा वो dt हुआ। द वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा? वर्क डन क्या होता है कि वो माइनस dP। क्योंकि माइनस क्यों आया? कि ये नेगेटिव साइन में नेगेटिव वर्क है। Because the internal energy of an ideal gas depends only on the temperature, the change in internal energy in an adiabatic process is same as that the isovolumetric process। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, वैसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस में होगा बिटवीन द सेम टेम्परेचर। हेंस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद हो, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। Q हीट है, W वर्क है, डेल्टा E जो है ये इंटरनल एनर्जी है। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आप कंसीडर करते हैं तो क्यू क्या होगा? इसमें जीरो होगा। तो इस केस में क्या होगा? बिकम्स इन्फिनिटेसिमल फॉर्म। फिर इसकी जो रिलेशन बनेगी वो डेल्टा ई एन इज इक्वल टू माइनस डीपी, जो इसके वर्क के बराबर होगी। जबकि हमें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि इंटरनल एनर्जी जो होती है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर भी होती है। हमने ये फॉर्मूला लास्ट टाइम ड्राइव भी किया था। तो इस लिहाज से फिर इंटरनल एनर्जी जो होगी एन सी वी डेल्टा टी, और जबकि ये W के बराबर भी होती है। और W किसके बराबर? अभी हमने बात की कि W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। पी मीन प्रेशर और D जो है चेंज इन वॉल्यूम है।
तो इस लिहाज से इंटरनल एनर्जी जो होगी इस इक्वेशन के इक्वल होगी। आगे मजीद इसे क्या है कि टेकिंग द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस फार्मूला आपको याद हो, पी वी इज इक्वल एन आर टी। ये हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसको आप डेरिवेटिव लें, इसका मीन इसका डिफरेंशियल फॉर्म में लेके जाएं, तो इसमें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, तो इसमें जो रिलेशन निकलेगी, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे, पी डी वी प्लस वी डी पी, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इसी तरह जब इधर विद रिस्पेक्ट टू इधर जो टेम्परेचर डी टी की वैल्यू अब इधर से निकाल लें, इधर से डी टी की वैल्यू निकली हुई है, डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी एन सी वी, ठीक है। अब इसमें डी टी की वैल्यू वैल्यू ये पुट करेंगे, तो माइनस पी डी वी ओवर एन, सी वी एन एन से कट जाएगा, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू, ये रिलेशन आ जाएगी। अब इसको आप मजीद उसने इधर नीचे देखें मॉडिफाई करके लिखी हुई है, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू माइनस आर सी वी पी इंटू डी वी। ये आपकी रिलेशन न्यू ड्राइव हो जाएगी जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये तमाम चीजें उम्मीद है कि आपको समझ होंगी कि आपने आइडियल गैस लॉ जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने dt की वैल्यू, ये जो dt है इसकी जगह इसकी वैल्यू एडजस्ट करनी है, और फिर आपके पास जो है ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखेंगे आगे मजीद आपको अगर फॉर्मूला याद हो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R माइनस सी पी इज इक्वल टू, ये तो ऊपर थोड़ा सा मिसिंग हो रही, मैं लिख देता हूँ इधर, R माइनस सी पी इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तो अगर आप इधर से कैलकुलेट करें कि R की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो फिर क्या होगा कि R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, सॉरी R इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। ये लास्ट टाइम हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो सी पी माइनस सी वी, इसमें R की वैल्यू पुट कर दें, सी पी माइनस सी वी ओवर सी वी इंटू डी वी ओवर डी टी, ठीक है। ये वही डी वी ओवर डी टी प्लस डी पी ओवर डी पी इज इक्वल टू, ये रिलेशन आ जाएगी। और आपको पता है कि ये जब इसको आप सेपरेट करेंगे, सी पी ओवर सी वी जो होगा, ये वाली रिलेशन जो किसके इक्वल जाएगी, और ये वाली रिलेशन जो है ये 1 हो जाएगी कट के, तो सी पी ओवर सी वी इज इक्वल गामा हो जाएगी, एंड ये 1 रिलेशन होगी तो 1 माइनस गामा डी वी ओवर वी आ जाएगा। एग्जैक्टली ये रिलेशन निकल आएगी। उसके बाद मजीद इसको मॉडिफाई करेंगे तो डी पी ओवर पी प्लस गामा डी वी ओवर वी इज इक्वल टू 0 रिलेशन आएगी। जब इसका आप नेचुरल लॉग लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो नेचुरल लॉग पी इज प्लस गामा नेचुरल वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू पी वी गामा इसको पावर में है इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करनी थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा इस केस में। तो ये आइडियल गैस का ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। मजीद इसमें अगर आप देखें, द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस for an adiabatic expansion, because gamma is greater than 1, then PV curve is steeper than it would be for an isothermal expansion. Meaning steeper होगी तो it would be isothermal expansion for which PV is equal to constant. By the definition of adiabatic process, no energy is transferred by heat into or out of the system. Hence, the first law of thermodynamics, internal energy is negative. नेगेटिव क्यों है कि वर्क डन इज नेगेटिव है, वर्क डन इज बाय द गैस, मीन क्या वर्क डन जो है वो गैस कर रही है, सो द इंटरनल एनर्जी डिक्रीज एंड सो डेल्टा T also negative, therefore the temperature of the gas decrease, TF less than TI, यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, यानी कि इनिशियल ज्यादा होगा फाइनल कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि गैस वर्क करेगी, सो क्योंकि नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। तो इस लिहाज से फिर रिलेशन जो निकलेगी, इनिशियल जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये होगा, फाइनल वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यूजिंग द आइडियल गैस लॉ,
वी कैन एक्सप्रेस आइडियल गैस लॉ के मुताबिक फिर इसको उसने मजीद टीवी इज इक्वल टू टी मीन टेम्परेचर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट इसके इक्वल होगा। ये इस मजीद इसको एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके ये लिखा गया है। तो ये शार्ट सा एक्सप्रेशन है ये कि इस एक्सप्रेशन को आइडियल गैस लॉ के जरिए इसको पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आएगी, ये एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव होगी, तो ये आपने इसको मजीद लिटरेचर से भी रिव्यू कर लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह बाद में आपके क्वेश्चन को भी हम ट्रीट करेंगे। आगे मजीद इसका एक छोटा सा पॉइंट मजीद है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी एग्जाम्पल मैं कुछ असाइन करना चाहता हूँ, या आप एज ए असाइनमेंट आप ट्रीट करेंगे कि इसमें बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल 21.3 है, दूसरी एग्जाम्पल 21.5 और वन मोर एग्जाम्पल 21.6। ये 3 एग्जाम्पल जो है आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने मुझे ईमेल कर दें, जस्ट ईमेल कर दें। आपने हार्ड में उसको क्या करें कि मैं आपको ईमेल शेयर कर दूंगा, इसकी आपने सॉल्व करके इसका पीडीएफ बना के एक ही फाइल बना के भेजें, ना कि मुझे 4-5-6 पेजेस अलग-अलग भेजें। आपने एक फाइल बना के भेजनी है, व्हाट्सएप ना कीजिएगा, मुझे जस्ट ईमेल कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप में अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एक नंबर ऑफ डेंसिटी क्या होता है, कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सट्रीमली जो विगरस होती है, मॉलिक्यूल जो होता है, जब जैसे आप देखें कि एक ग्लास में पानी लें, जब उसमें ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो उसकी मोशन जो होती है वो रैंडम होती है। अगर इसको आप थोड़ा सा हीट अप करें तो वो विगरसली मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और इसी तरह फिर वो जल्दी से डिसॉल्व भी हो सकती है। तो इसमें यही बात की है कि एनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कोलाइड विद अदर एट एन enormous rate, typically a billion times per second. Each collision result in change in the speed and direction of the motion of each of the participant molecules. RMS molecule speed increase with increase the temperature, मतलब कि जैसे ही आप मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डेफिनेट बात है कि उसकी आरएमएस वैल्यू, उसकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी वो भी इंक्रीज होना शुरू होगी। एट ए गिवन टाइम व्हाट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that possess some characteristics such as energy within a certain। अब मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो ये एनर्जी पोजेस करते हैं, तो इसको उसके सोल्यूशन के लिए फिर जो मेथड सॉल्व किया वो नंबर ऑफ डेंसिटी को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, इज डिफाइंड एज द NVE into D is the number of molecules per unit volume with energy between E and E plus DE. The ratio of the number of molecules that have desired characteristics to the total number of molecules or probability that particular molecule has that characteristics, that is the distribution function। और इसलिए इसका जो फॉर्मूला जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने ड्राइव किया था, ये डायरेक्ट इधर लिखा हुआ है, आप भी इधर अभी मेमोराइज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट या शायद आपने पीछे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, हम इसको अभी ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है NV इंटू ई इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस ई के बी टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वे लिखा हुआ है, वेयर एन नॉट इज द डिफाइंड सच दैट एन नॉट डी इज a number of molecules per unit volume have energy between E is equal to 0 and E is equal to DE. This equation also known as the Boltzmann distribution। तो ये आपने ये अमूमन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए, उनकी डेंसिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो ये आपने इसको एज ए डेफिनेशन, एज ए कंसेप्ट इसको आपने ऑब्जॉर्व करना है। तो ये लिटिल सा टॉपिक था, इसको आपने देख ले हैं। पहला जो टॉपिक हमने इसको ये डिस्कस किया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है एज ए न्यूमेरिकल, इसको भी आप देखिएगा, इसकी आपने मुझे रिपोर्ट बना के ईमेल करनी है। और मजीद आपके बुक के अंदर ये तकरीबन चैप्टर एंड हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं या जो अब मैंने असाइन किए हैं, या आपका कोर्स का हिस्सा होगी, तो ये एग्जाम का भी हिस्सा होगी, तो इसको आप केयरफुली देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह, अगर प्रॉब्लम एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी हम ट्रीट कर लेंगे। अगर आपको कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह उसको भी हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।